हाय एवरीवन, सभी प्यारे बच्चों का वेलकम है वाईटी योर इंग्लिश ट्यूटर पे। आज की क्लास है 18 जनवरी की और फर्स्ट एडिटोरियल द हिंदू का पढ़ेंगे। रीजनल टर्मोइल इसका टाइटल है। जब मैं बोलता हूँ पढ़ेंगे तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पढ़ूंगा, मतलब मैं तो पढ़ चुका हूँ ऑलरेडी। इसका मतलब ये है कि आपको मेरे साथ पढ़ना है और कोशिश ये करनी है कि टेक्निक आप भी सीखें, है ना। टीचर के पढ़ लेने से और उसको देख लेने से आपका भला नहीं होगा, साथ में आपको मेहनत करनी चाहिए। और यही है इस क्लास की खूबी। इसमें पढ़ना, रीडिंग करना, कॉम्प्रिहेंशन और ग्रामर सभी चीज़ों को साथ लेके चलते हैं। जो बच्चे क्लास में नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, क्लास को एक शेयर दें, एक लाइक दें और अपना आज का क्विज़ भी देख लें। जो भी इस क्लास में आप सीखेंगे इस क्विज़ में अप्लाई करेंगे, 8 में से 8 आपको नंबर मिलने चाहिए। सॉल्यूशंस क्लास के लास्ट में करवाए जाएंगे क्विज़ के। चलिए सेशन को शुरू करते हैं। चलिए, कह रहा है जी रीजनल टर्मोइल। रीजनल तो समझते ही हैं आप, जो किसी रीजन से, किसी क्षेत्र से जुड़ा हुआ हो। और टर्मोइल जो वर्ड है ना, इसका सीधा सीधा मीनिंग है अराजकता, अफरा तफरी, है ना। इधर उधर जब सब चीज़ें फैल जाती हैं, आपकी समझ में नहीं आता क्या करना है, इसी को बोलते हैं टर्मोइल, केओस, पेंडेमोनियम, अपहीवल, एनार्की। एनार्की भी लिख देता हूँ यहाँ। ये सारे नोट्स हैंडमेड हैं, यानी आपके सामने लिखे जाते हैं ताकि आप जो है अच्छे से इन वर्ड्स को पकड़ पाएँ। चलिए, तो कह रहे जी पूरे रीजन में अराजकता फैल गई है, टर्मोइल या एनार्की आ गई है। और कहाँ पे आई है और क्यों आई है? कह रहे जी वेस्ट एशिया नीड्स अ न्यू सिक्योरिटी इक्विलिब्रियम विद द पैलेस्टीन इशू एट द सेंटर। कह रहे जो वेस्ट एशिया है, यानी पश्चिमी एशिया का जो पार्ट है, जिसमें गल्फ आ गया, ईरान आ गया, इसराइल आ गया, पैलेस्टीन आ गया और कुछ हद तक यमन वमन ये सब भी आ गए। कह रहा है ये सारा एरिया जो है ना, इसको ज़रूरत है एक नए सिक्योरिटी इक्विलिब्रियम की। अब ये क्या होता है भाई इक्विलिब्रियम? देखिए, लिब्रा, जो लिब्रा आपने एक वर्ड सुना होगा, हिंदी में बोलते हैं उसको तुला। अगर आपकी तुला राशि है तो आप अंग्रेजी में लिब्रा, है ना, उसके आपका जो है राशि जो फल है वो लिब्रा है। तुला या लिब्रा का मतलब होता है बैलेंस। तुला समझते हैं ना आप, तराजू। तो लिब्रा यानी बैलेंस, इक्विलिब्रियम यानी जब चीज़ें सब बराबर बैलेंस में हो, सब तरफ जो है स्टेबिलिटी हो, हार्मनी हो। समझ पाए इस चीज़ को? तो वेस्ट एशिया को भी एक नए इक्विलिब्रियम की, यानी स्टेबिलिटी की, बैलेंस की ज़रूरत है। और ये सारा बैलेंस कैसे बनेगा? विद द पैलेस्टीन इशू एट द सेंटर। पैलेस्टीन के इशू के सेंटर पे होने के साथ ही इक्विलिब्रियम तभी आएगा जब पैलेस्टीन इशू को आप सबसे आगे रखेंगे। इसराइल का जो ऑक्यूपेशन है, जो कब्जा है गाजा पे और पैलेस्टीन पे, उस कब्जे को आप थोड़ा सा फोकस में डालेंगे, है ना, तभी जो है इक्विलिब्रियम बन पाएगा। चलिए, वेस्ट एशिया सब्जेक्ट है, नीड्स इसकी वर्ब है, इक्विलिब्रियम मैंने आपको ब्रेक करके याद करना सिखाया। लिब्रा से आप इक्विलिब्रा यानी इक्विलिब्रियम बनाएंगे, बराबरी, बैलेंस या स्टेबिलिटी को जो है ना इस वर्ड से कनेक्ट करेंगे। अच्छा, एक बात बताओ, ये पैलेस्टीन के आगे द क्यों लगा हुआ है? भाई पैलेस्टीन तो ऐसा कोई देश है नहीं, या ऐसा कोई जगह है नहीं जिसके पीछे एस लगा हो या जिसके नाम में यूनाइटेड आ रहा हो। फिर पैलेस्टीन के आगे द क्यों लगा दिया? बहुत बच्चों के कन्फ्यूज़न होती है कि सर कभी कभी ऐसी कंट्रीज़ के नाम के आगे भी द लग जाता है जो नहीं लगना चाहिए। देखो, कन्फ्यूज़न आपको इसलिए है क्योंकि आप पैलेस्टीन वर्ड को देख रहे हो, इसके बाद वाले वर्ड को नहीं देख रहे हो। पैलेस्टीन इशू, ये बात कर रहा है पैलेस्टीन के इशू की। द पैलेस्टीन इशू, खास द पैलेस्टीन यानी खास जो है पैलेस्टीन का इशू। पैलेस्टीन यहाँ पे एक एडजेक्टिव है, इशू नाम के नाउन के लिए एडिशनल इंफॉर्मेशन दे रहा है। ये द जो लगा है ये इशू के लिए लगा है। आई बात समझ में? भाई इंडिया के आगे द नहीं लगता, लेकिन आपने देखा होगा द इंडिया इकॉनमी, द इंडिया कैपिटल मार्केट, तो फिर द लग जाएगा क्योंकि वो द आया है इकॉनमी या कैपिटल मार्केट के लिए जो इंडिया की मार्केट है। तो इस तरीके से आप कभी कभी द देखेंगे ऐसे नामों के आगे, जगहों के जिनके आगे द नहीं लगता। आगे का वर्ड देख लिया करो, उसके लिए द लगा होता है। चलिए आगे बढ़ेंगे, सारी वोकैब पे नज़र डालेंगे इस आर्टिकल की ताकि इसको स्मूथली पढ़ सकें। क्लास को एक लाइक और एक शेयर जरूर से देना। टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आपको @योर इंग्लिश ट्यूटर टाइप करना है, टेलीग्राम में आपको ग्रुप मिल जाएगा। साथ ही वाईटी ऐप पे आप तैयारी कर सकते हैं अपने एग्जाम्स की, चाहे एसएससी हो, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग हो, यूपीएससी का हो या बैंकिंग का हो। ऐप का लिंक कमेंट सेक्शन में दिया गया है। राइटिंग के कोर्स में आप सीख सकते हैं राइटिंग, लगभग 60 से 70 घंटों में फ़ायदा आप ले सकते हैं इस कोर्स का। यूपीएससी के कोर्स में आप अपना मीडियम चेंज कर सकते हैं, किसी और लैंग्वेज से इंग्लिश में माइग्रेट कर सकते हैं। यूपीएससी के सभी एस्पेक्ट्स कवर्ड हैं, आंसर राइटिंग, एसे राइटिंग, डिस्क्रिप्टिव राइटिंग, सी सेट।
एसएससी और बैंकिंग के कोर्स में आपको सारे वैरायटी के क्वेश्चन सोल्व करना सिखाया जाता है। 100 से सवा घंटों के कोर्सेज हैं, आप भरपूर अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। कोई क्वेश्चन हो, क्वेरी हो, टीम का नंबर है व्हाट्सअप, आप इस नंबर पे टीम से जुड़ सकते हैं वाया व्हाट्सअप। चलिए अपनी वोकैब शीट 5 वर्ड्स हैं, शुरू करेंगे केओस से। थोड़ा जूम इन कर देता हूँ। केओस यानी कि पेंडेमोनियम, अपहीवल, टर्मोइल, एनार्की, सभी इसके सिनोनिम है, अराजकता की बात करते हैं। आफ्टर द तालिबान टू कवर काबुल देर वॉज एन एटमॉस्फियर ऑफ केओस ऑन द स्ट्रीट्स। जब तालिबान ने कब्जा कर लिया काबुल पे तो एक एटमॉस्फियर या एनवायरनमेंट था अराजकता का, डिसऑर्डर का, केओस का वहाँ की सड़कों पे, काबुल की स्ट्रीट्स पे। इसको लॉलेसनेस भी बोलते हैं, ठीक है, जहाँ पे कोई कानून का राज ना हो, सब अपने हिसाब से कुछ भी कर रहे हो, डिसऑर्डर हो, केओस। तो आज आप केओस वर्ड, अनार्की वर्ड और टर्मोइल वर्ड तीनों एक दूसरे के सिनोनिम है, आर्टिकल में देखेंगे। अगला वर्ड है अपना रिटेलिएट। रिटेलिएट एक वर्ब है, इसका मतलब होता है जवाबी हमला करना। आपको किसी ने गाली दी, आपने सामने से उसको दे दी। किसी ने आपको पीटा और आपने सामने से उसको पीटा, है ना, उसको मारा। तो यही सब होता है रिटेलिएट करना। ये रिटेलिएशन नाम के नाउन से बना है। रिटेलिएशन मतलब जवाबी हमला, रिटेलिएट यानी जवाबी हमला देना। द गवर्नमेंट रिटेलिएटेड बाय थ्रोइंग द वायलेंट प्रोटेस्टर्स इनटू प्रिजन। सरकार ने जवाबी हमला दिया, रिटेलिएट किया, इन हिंसक प्रोटेस्टर्स को जेल में डाल करके, थ्रो करके इनटू प्रिजन। रिटेलिएट को स्ट्राइक बैक या पुश बैक से भी बताते हैं। आप इस वर्ड को आर्टिकल में रिटेलिएट को देखेंगे। अगला जो वर्ड है ये आप बहुत कम देखेंगे और एक ही कॉन्टेक्स्ट में आता है, इसलिए मैंने लिख भी दिया है ना, क्योंकि जब भी ये आएगा ना, इस वर्ड का एक ही कॉन्टेक्स्ट होगा। इसको बोलते क्या है? रिप्रोचे मान। ये लास्ट का मेंट जो है इसको बोला नहीं जाता, इसको बोला जाता है मॉन, रिप्रोचे मॉन। और रिप्रोचे मॉन क्या होता है? 2-3 जो झगड़ा करने वाली पार्टियां हैं उनके बीच की सुलह, उनके बीच में कॉर्डियल रिलेशंस को फिर से बिल्ड करना, आपसी अच्छे जो रिश्तों को बनाना, ये होता है रिप्रोचे मॉन। रेस्टोरेशन ऑफ कॉर्डियल रिलेशन बिटवीन वॉरिंग पार्टीज, ठीक है। इसको आसान भाषा में रेकन्सिलिएशन भी बोलते हैं। परिवार में 2 मेंबर लड़े हुए हैं, है ना, आप उनकी सुलह करवा दी, तो ये रेकन्सिलिएशन या रिप्रोचे मॉन है। द बीजिंग विजिट ऑफ द यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैज़ सेट अ प्लेटफॉर्म। जो बीजिंग की विजिट है अमेरिका के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, होम मिनिस्टर की, फॉरेन मिनिस्टर की, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की, उसने एक प्लेटफॉर्म को सेट कर दिया है। और किसका? फॉर रिप्रोचेमॉन बिटवीन द 2 ग्लोबल पावर्स। दोनों ग्लोबल पावर्स के बीच में कोर्डियल रिलेशन को बिल्ड करने का, रिप्रोचेमॉन का, रिकन्सिलिएशन का, है ना, सुलह का। चलिए अगला वर्ड है कॉर्नर स्टोन। देखिए कॉर्नर यानी किनारा, स्टोन यानी पत्थर। कोई भी इमारत, कोई भी बिल्डिंग, कोई भी मकान अपने किनारों पे जो पिलर्स हैं 4, है ना, खंबे हैं, उन पे टिका होता है। खंभों के नीचे आप देखेंगे बहुत बड़े बड़े पत्थर लगे होंगे फाउंडेशन में। तो कॉर्नर स्टोन वो पत्थर हैं फाउंडेशन के जिनके ऊपर कोई भी चीज़ टिकी हुई है या कोई इमारत टिकी हुई है। इसलिए अंग्रेजी में किसी भी चीज़ की फाउंडेशन को कॉर्नर स्टोन बोलते हैं। सक्सेस का कॉर्नर स्टोन होता है टैलेंट और हार्डवर्क। भाई सक्सेस इन्हीं दोनों फाउंडेशन पे टिकी रहती है ना। लक से कितनी बार सक्सेस मिलेगी? नहीं मिलेगी बहुत बार। पर जो टैलेंटेड होगा और थोड़ा सा हार्डवर्किंग होगा वो बार बार सक्सेस लेगा, हर एस्पेक्ट में लेगा। तो इस तरीके से इस वर्ड को कनेक्ट करके रखें। सफलता का कॉर्नर स्टोन होता है हार्डवर्क और टैलेंट। अब कॉर्नर स्टोन को बेड रॉक भी बोलते हैं। देखिए बेड के अंदर जो रॉक लगी हुई है, बेड के ऊपर आप लेटे हो और बेड के नीचे जो रॉक लगी हुई है जिसके ऊपर बेड टिका हुआ है, समझे आप? फाउंडेशन को ही बोलेंगे ना। मेन स्टे, किसी भी चीज़ का सबसे बड़ा सहारा, है ना, मेन स्टे। लिंच पिन, वो वाली पिन जिसके ऊपर पूरा पहिया घूमता है, पहिए के बीच की वो एंगल जिसके ऊपर पूरा पहिया टिका हुआ होता है, लिंच पिन। तो ये सभी के सभी वर्ड्स फाउंडेशन या आधार बताने के लिए यूज़ किए जाते हैं। चलिए हार्डवर्क इज द कॉर्नरस्टोन ऑफ सक्सेस। चलिए लास्ट वर्ड है अपना आज का, एंकर। देखो एंकर वर्ड अगर समझना है, एक सेकेंड, हाँ, एंकर वर्ड को अगर समझना है तो आपको जाना पड़ेगा जहाज़ों को देखने के लिए, मतलब जहाज़ को थोड़ा इमेजिन करना पड़ेगा। मुझे बताओ समंदर में बहुत तेज़ तूफान आया है, तो जहाज़ जो होते हैं बड़े बड़े वो पलटते क्यों नहीं है, या वो आगे पीछे क्यों नहीं होते हैं? भाई चले थे इंडिया से यमन की तरफ, है ना, और तूफान आने की वजह से कराची क्यों नहीं चले जाते? वो इसलिए नहीं चले जाते, तूफान आते ही जहाज़ अपना एंकर जो है समंदर में फेंक देता है। एंकर क्या होती है? एक बहुत लंबी सी लोहे की जंजीर, बहुत भारी होती है वो। तो वो जहाज़ है ना नीचे लटका देगा पानी में। जैसे ही वो पानी में लटकेगी जहाज़ स्टेबल हो जाएगा, क्योंकि वो एंकर अंदर तक जाएगी ना, तो वो एकदम जहाज़ को मजबूत करके वहीं खड़ा कर देगी। तो एंकर अगर जहाज़ की आप समझ गए तो वहीं से वर्ड निकाला गया है। एंकर का मतलब होता है किसी भी चीज़ को मजबूत, फर्म या फिक्स्ड बनाना।
शी एंकर्ड हर होप ऑन हर फ्रेंड्स हेल्प। उसने एंकर कर लिया, फिक्स कर लिया अपनी आशाओं को अपने फ्रेंड्स की मदद पे, अपने दोस्तों की हेल्प पे। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को फिक्स या स्टेबलाइज करने को एंकर करना बोलते हैं। ये एनोलॉजी जो है जहाज की, ये पूरी कहानी इसलिए बतानी पड़ी ताकि इस वर्ड को रटना ना पड़े, आप इसको, है ना, पार्ट हो आपकी ये इमेजिनेशन का। चलिए एक समरी आपको देंगे आर्टिकल की, किस बारे में लिखा गया है। देखो आर्टिकल ये है कि वेस्ट एशिया में जो वॉर शुरू हुई थी इसराइल और हमास के बीच में, या गाज़ा के बीच में, पैलेस्टीन के बीच में, अब वो बहुत आगे फैल चुकी है। बीच में हौथी रिबल्स आ रहे हैं यमन के, उन्होंने पूरा रेड सी जो है ब्लॉक कर दिया है। कई इंडियन शिप्स पे भी हमला किया जो इंडिया की तरफ आ रही थी। साथ में हजबुल्ला ने जो है लेबनान से, उसने भी इसराइल पे हमला कर दिया। अमेरिका इसराइल की तरफ से आकर के हजबुल्ला को, हमास को हमला कर रहा है, यमन पे हमला कर रहा है। इसी बीच ईरान के ऊपर कुछ जो हैं सुन्नी इस्लामिस्ट जो हैं टेररिस्ट, उन्होंने हमला कर दिया। ईरान पहले से इसराइल के खिलाफ एक वॉर लड़ रहा है, साथ ही साथ उसने, ईरान ने इराक पे, सीरिया पे और पाकिस्तान में जो सुन्नी इस्लामिस्ट है वहाँ भी एयर स्ट्राइक कर दी। तो खिचड़ी सी पक गई है वेस्ट एशिया में। हर कंट्री को देखो वो किसी ना किसी पे हमला कर रही है। और ये सब कुछ शुरू कहाँ से हुआ है? इसराइल पैलेस्टीन वॉर से। हमारा आर्टिकल ये कह रहा है कि ये सब खत्म भी यहीं से होगा जहाँ से शुरू हुआ है। और ये वॉर कब ख़त्म होगी? जब इसराइल और गाज़ा, हमास आपस में फायर एक्सचेंज करना बंद करेंगे, एक दूसरे पे हमला करना ख़त्म करेंगे। और फिर इसराइल ने जो कब्जा कर रखा है 70 सालों से पैलेस्टीन के ऊपर, बार बार उनकी कुछ थोड़ी थोड़ी लैंड करके हड़प लेता है, इस इश्यू को हमें आगे लाना होगा। क्योंकि यही इश्यू है जिसकी वजह से वेस्ट एशिया में हर 20-30 साल के बाद ऐसे हालात बनते हैं। आज की टोन है कंसर्न्ड, थोड़ा चिंता दिखा रहा है, और साथ में है सजेस्टिंग, क्या करना चाहिए ऐसे स्टेप्स भी बता रहा है। चलिए, कंसर्न्ड और सजेस्टिंग टोन में लिखा हुआ आर्टिकल है, शुरू करें। अब ये सच में खिचड़ी सी है, इतना कुछ आप देखोगे हो रहा है वेस्ट एशिया में। कह रहा है जी, द वॉर ऑन गाजा इज नो लॉन्गर अबाउट इजराइल एंड हमास। कह रहा है जो वॉर है गाजा पे, वो अब बिल्कुल भी नहीं है, इज नो लॉन्गर। नो लॉन्गर मतलब अब बिल्कुल भी नहीं। कह रहा है जी वो बिल्कुल भी नहीं है, नॉट एनीमोर है इसराइल और हमास के बारे में, इसराइल और पैलेस्टीन के बारे में। वॉर हो गया सब्जेक्ट, इज होगी इसकी वर्ब, नो लॉन्गर मैंने आपको बता दिया, नॉट एट ऑल है ना, नॉट एनी मोर। मैं आपका दोस्त अब बिल्कुल भी नहीं हूँ, आई एम नो लॉन्गर योर फ्रेंड। पहले हुआ करता था, लेकिन आई एम नो लॉन्गर योर फ्रेंड टुडे, अब मैं बिल्कुल भी आपका दोस्त नहीं हूँ। कह रहा इसराइल हैज़ कैरिड आउट टारगेटेड स्ट्राइक्स इन लेबनान ऑन सीरिया, किलिंग हिजबुल्ला, हमास एंड ईरानियन कमांडर्स। कह रहा है इसराइल जो है, जो कि हमास से वॉर कर रहा है, उसने हमास से वॉर करते करते कैरी आउट कर दिया स्ट्राइक्स को, यानी हमलों को, लेबनान पे और सीरिया पे भी। और ये कैसे किया? किल करते हुए, मारते हुए हिजबुल्ला, हमास और ईरान के कई लड़ाकों को, कमांडर्स को। समझ गए? तो इसराइल का मामला क्या है? गाजा से बाहर फैल चुका है। अब गाजा के अलावा इसराइल लेबनान और सीरिया में भी जंग जो है इसराइल ने छेड़ दी है। इसराइल की वो है हैज़ कैरी आउट करना, किसी चीज़ को अंजाम देना। इन्होंने स्ट्राइक्स को, यानी हमलों को अंजाम दिया है। किलिंग यहाँ पे प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन है। जब भी कॉमा के बाद में वर्ब के आईएनजी फॉर्म मिल जाए बिना हेल्पिंग वर्ब के, इसका मतलब होता है ये एक्शन भी मेन वर्ब के साथ साथ हो रहा था। मेन वर्ब क्या थी? हैज़ कैरीड आउट स्ट्राइक। तो इसराइल ने जब कैरी आउट किया स्ट्राइक्स को, तब ये किल भी कर रहा था, मार भी रहा था इन कमांडर्स को। दोनों काम एक साथ हो रहे थे, है ना, इस कॉन्सेप्ट को समझना। चलिए, कॉमा देख लिया करो और वर्ब की आईएनजी फॉर्म देख लिया करो, ये कॉन्सेप्ट आपको प्रेजेंट पार्टिसिपल साइमल्टेनियस एक्शन करने का हिंट मिल जाएगा। कह रहे फ्रॉम साउदर्न लेबनान हिजबुल्लाह इज एक्सचेंजिंग फायर विद इजरायली ट्रूप्स। अब कह रहे इसराइल ने लेबनान पे हमला क्यों किया, सीरिया पे क्यों किया? कह रहे लेबनान पे इसलिए किया क्योंकि साउथ लेबनान से हिजबुल्लाह नाम का जो टेररिस्ट ग्रुप है वो एक्सचेंज फायर कर रहा है। एक्सचेंज फायर करना मतलब फायर को, यानी गोलीबारी को एक दूसरे को एक्सचेंज करना। यहाँ से मैंने मारा, वहाँ से तूने मारा। तो लेबनान, हिजबुल्लाह जो है लेबनान से इसराइल की टॉप जो है ट्रूप्स पे, फौजियों पे एक्सचेंज फायर कर रहा है फ्रॉम सदर्न लेबनान। अच्छा, फिर सीरिया में क्या हुआ? कह रहे जी ईरान बैक्ड मिलिशिया इन सीरिया एंड इराक हैव अटैक्ड यूएस फोर्सेस इन सीरिया एंड इराक। कह रहे सीरिया इराक में ये हो रहा है कि ईरान के द्वारा सपोर्ट की गई, बैक की गई जो मिलिशिया हैं, जो लड़ाके हैं, उन्होंने अटैक कर दिया है अमेरिकन फोर्सेस पे सीरिया और इराक की। तो इसलिए इसराइल ने सीरिया पे भी हमला कर दिया। समझ गए बात को? तो पूरी कहानी समझो आप, हर कंट्री पे इसराइल हमला क्यों कर रहा है। चलिए, मिलिशिया मतलब लड़ाके, वर्ब है इसकी हैव अटैक्ड। आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी द हाउथीस, द ईरान बैक्ड रिबेल्स ऑफ यमन हैव टर्न द रेड सी इनटू अ बैटलफील्ड।
कह रहा है अब इस सबको तो छोड़ो, इसराइल ने सीरिया पे, लेबनान पे, गाजा पे जो किया, एक नया बीच में और पंगा आ गया है हाउथीज का। इसराइल से थोड़ा दूर हटके अरेबियन सी के पास में यमन नाम के देश में जो हाउथी नाम के लड़ाके हैं, जो एक टेररिस्ट ग्रुप है, सेपरेटिस्ट ग्रुप, जो कि ईरान के द्वारा ही बैक्ड है, जिसको ईरान ही पैसा और हथियार देता है। कह रहा है हाउथी जो है ना, इन्होंने टर्न कर दिया है पूरे रेड सी को एक जंग के मैदान में। तो रेड सी से सारा माल जो है मेडिटेरियन सी से होते हुए रेड सी के थ्रू अरेबियन सी में आता है। अगर रेड सी को बंद कर दें, स्वेज कैनाल को बंद कर दें, तो उससे क्या होगा, सारी दुनिया का ट्रांसपोर्ट रुक जाएगा। तो इन्होंने हाउथीज ने दुनिया भर के ट्रांसपोर्ट को रोक के रखा है, रेड सी के अंदर जंग का मैदान बना के रखा है। समझ गए? रेड सी एक वाटर बॉडी है, वाटर बॉडीज अपने आगे दबा लेती हैं सिवाय लेक्स को छोड़ के, चाहे कैनाल हो, नदी हो, समंदर हो, पौंड हो, है ना, स्ट्रेट हो, ये सब की सब जो है अपने आगे दबा लेंगी। कह रहे द यूएसएस एयर स्ट्राइक इन इराक, सीरिया एंड यमन सीक टू रिटेलिएट अगेंस्ट शिया मिलिशियाज। कह रहे जी अमेरिका की जो एयर स्ट्राइक्स हैं इराक में, सीरिया में और यमन में, कह रहा है ये कोशिश कर रही हैं कि रिटेलिएट अगेंस्ट करें, ये जवाबी हमला दें। रिटेलिएट याद है ना, जवाबी हमला देना, पुश बैक करना, स्ट्राइक बैक करना। और किसके खिलाफ? ईरान के शिया मिलिशिया के खिलाफ। तो अमेरिका क्या कर रहा है, जो जो आदमी इसराइल पे हमला कर रहा है अमेरिका उस पर हमला कर रहा है। ईरान पे भी कर दिया, इराक पे भी कर दिया, सीरिया पे भी कर दिया और यमन में हाउथीज के ऊपर भी कर दिया। चलिए, अमेरिका की एयर स्ट्राइक्स की वर्ब है सीक, ठीक है, रिटेलिएट करना, जवाबी हमला करना। कह रहे जी एज केओस एंड इंस्टेबिलिटी स्प्रेड सुन्नी इस्लामिस्ट मिलिटेंट्स अटैक्ड ईरान। कह रहे जी जैसे ये खिचड़ी पकी, इसराइल को सबने घेर लिया और अमेरिका इसराइल की हेल्प करने आया, वहीं पे एक और घटना हुई। घटना ये हुई कि केओस और इंस्टेबिलिटी के जैसे ही फैला, ये दोनों चीज़ें फैली है ना, अराजकता फैली, सुन्नी इस्लामिस्ट कई मिलिटेंट थे, कई लड़ाके थे, उन्होंने अटैक कर दिया है ईरान पे। और कैसे किया है? किलिंग एटलीस्ट 100 पीपल, कम से कम 100 लोगों को, ईरान के जो है नागरिकों को उनकी जान लेते हुए। देख रहे हो मौके का फ़ायदा कैसे उठाया जा रहा है भाई। पूरी इंस्टेबिलिटी फैली हुई है तो ईरान पे भी हमला करने के लिए एक टेररिस्ट ग्रुप आगे आ गया कि हम अब ईरान को परेशान करेंगे। केओस और इंस्टेबिलिटी की वर्ब है स्प्रेड, स्प्रेड का मतलब होता है फैलना। मिलिशिया की वर्ब है अटैक्ड। आपसे सवाल ये है कि जैसे ही ये हुआ वैसे ही ये हुआ, तो जब ये हुआ था तो स्प्रेड भी तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में होना चाहिए ना भाई। जैसे ही ये दोनों चीज़ें फैली वैसे ही मिलिटेंट्स ने अटैक किया। दोनों काम पास्ट में हुए हैं वर्ब की सेकंड फॉर्म लगा के, तो स्प्रेड वर्ब को पास्ट में यूज क्यों नहीं किया गया? मेरे ख्याल से सवाल समझ गए होंगे आप। जवाब आए या ना आए, नहीं आता तो समझ लो, बहुत सिंपल सा आंसर है इसका। देखो जी, स्प्रेड वर्ब जो है ये वर्ब की सेकंड फॉर्म में ही यूज़ की गई है, पर ये ऐसी स्पेशल वर्ब अंग्रेजी में जिसकी V1 V2 V3 फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म और थर्ड फॉर्म बराबर होती हैं। अब वो सारी कौन सी वर्ब्स हैं भाई जिनकी V1 V2 V3 बराबर होती हैं? स्प्रेड तो है ही, ठीक है, वैसे ही हर्ट है, क्विट है, क्विट, हिट। अब मेरे को जितनी याद आ रही है मैं लिख रहा हूँ। ऑब्जेक्टिव ये नहीं है कि सारी वो वर्ब्स आपको याद हों, ऑब्जेक्टिव ये है कि वो सारी वर्ब्स आपको पता हों, जब वो दिखें तब याद आ जाए। समझ पाए ना मेरी बात को? ऐसी तो 10,000 वर्ब्स होंगी अंग्रेजी में जिनकी V1 V2 V3 बराबर होती है। चलो 10,000 नहीं तो 2,000 तो होंगी कम से कम, है ना। सब याद नहीं करनी है, हमें तो याद ये रखना है कि जो ऐसा बिहेव करती हैं वर्ब्स, उनको देखते हैं पहचान सकें, हमारी मेमोरी के अंदर कहीं वो स्टोर्ड हो। तो हर्ट, शट, क्विट, हिट, सेट, कट, पुट, है ना, ये सभी वो वर्ब्स हैं जिनको आप V1 V2 V3 सेम रखना है। कास्ट, कोस्ट, बर्स्ट, ठीक है, स्प्लिट, वेड, बिड। चलो आज के क्विज में इन्हीं वर्ब्स में से एक वर्ब के ऊपर मैंने क्वेश्चन बना करके आपको दिया है। हर बच्चे को ये वर्ब्स पता होनी चाहिए, और जिनको नहीं पता है उनको क्या करना है, चैनल के होम पेज से बेसिक्स वाली प्लेलिस्ट को पूरा करना है, कंप्लीट इंग्लिश ग्रामर फॉर ऑल कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स। वहाँ पे आपके बेसिक्स बनाए जाते हैं और यहाँ पे हर रोज उन बेसिक्स को शाइन किया जाता है। चलिए बढ़े आगे। कह रहा है जी इन द लेटेस्ट एस्केलेशन ईरान क्लेम्स टू हैव डिस्ट्रॉयड एन इजरायली इंटेलिजेंस आउटपोस्ट इन इराक कुर्दिस्तान। कह रहा है जी जब ईरान पे इन सुन्नियों ने हमला किया तो फिर क्या हुआ जी, लेटेस्ट एस्केलेशन में, एस्केलेशन यानी चीज़ों का एस्केलेट हो जाना, ऊपर आ जाना, तनावपूर्ण हो जाना। इस लेटेस्ट तनावपूर्ण माहौल में ईरान दावा करता है कि वो डिस्ट्रॉय कर चुका है, तबाह कर चुका है बहुत सारी इजरायली इंटेलिजेंस आउटपोस्ट को, इजराइल की डिटेक्टिव जो हैं चौकियों को, आउटपोस्ट को। आउटपोस्ट क्या होती है? एक जगह जहाँ से आप कोई काम करते हैं, है ना, कहीं बाहर जाके आप चौकी बनाते हैं, आउट स्टेशन बनाते हैं। और ये सारा काम किया इसने इराक कुर्दिस्तान
इराक के कुर्दिस्तान में। और इसराइल बोलता है एंड ट्रेनिंग कैंप्स ऑफ सुन्नी इस्लामिस्ट इन सीरिया एंड पाकिस्तान इन एयर स्ट्राइक्स। और इन्होंने डिस्ट्रॉय किया है कई ट्रेनिंग कैंप्स को इन सुन्नी इस्लामिस्ट लड़ाकों के जो है सीरिया में और पाकिस्तान में, और ये काम किया इसने एयर स्ट्राइक के थ्रू। तो इस तरीके से ईरान जो है आराम से बदला ले रहा है, जिसने ईरान के लोगों को मारा है। ईरान घुस घुस के उस कंट्री के अंदर ट्रेनिंग कैंप्स को इन जो है आतंकवादियों के ख़त्म कर रहा है। ईरान की वो क्लेम्स टू हैव डिस्ट्रॉयड में परफेक्ट जो है इन्फिनेटिव का इस्तेमाल किया गया है। शायद 3 या 4 दिन पहले कॉन्सेप्ट करवाया था आपको। इन्फिनेटिव में जब रिलेटिव तौर पे एक्शन कंप्लीटेड हो, भाई ये क्लेम पहले हुआ या पहले डिस्ट्रॉय किया? पहले डिस्ट्रॉय किया। तो क्लेम से पहले जब डिस्ट्रॉय होने का काम हुआ है तो डिस्ट्रॉय को परफेक्ट फॉर्म में लिखेंगे टू है प्लस में V3। अब जिन बच्चों के बेसिक्स बिल्कुल अच्छे नहीं हैं उनको खुद समझ नहीं आएगा, है ना। तो जिनके हो चुके हैं उनके लिए बता रहा हूँ मैं, परफेक्ट इन्फिनेटिव का इस्तेमाल आपको इन्हीं के जो है केसेस में करना होता है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। कह रहा है जी दिस इज़ नाउ अ क्लासिक केस ऑफ रीजनल अनार्की। कह रहा है कि जो खिचड़ी आप देख रहे हो ना, ये क्लासिक केस है रीजनल अनार्की का, किसी भी रीजन में अराजकता का। वेयर कंट्रीज आर टेकिंग यूनिलैटरल मिलिट्री मेजर्स टू एड्रेस देयर परसीव्ड सिक्योरिटी चैलेंजेस। जहाँ पे कंट्रीज जो हैं वो ले रही हैं एक तरफा यानी यूनिलैटरल मिलिट्री मेजर्स को। यूनिलैटरल क्या होता है? मेरे पे हमला हुआ, मुझे नहीं पता किसने किया, मेरे को जो लगता है मैं उस पर कर देता हूँ, ठीक है। फिर उस तरफ से कहीं से हमला हुआ, बस अचानक से हमले हुए जा रहे हैं एक तरफा, है ना, कोई आमने सामने की जंग नहीं है। तो यही होता है रीजनल एनार्की का केस, जहाँ पे हर कंट्री अपने हिसाब से किसी भी हमला कर रही होती है यूनिलैटरली, कोई बातचीत नहीं, कोई कुछ नहीं, आमने सामने आके बस हमला कर देना। तो हर कंट्री जो है इस तरीके से यूनिलैटरल मेजर्स ले रही होती है ताकि वो एड्रेस कर सके, हल ला सके, सोल्यूशन कर सके अपने उन सिक्योरिटी चैलेंजेस का, सुरक्षा की चुनौतियों का जो परसीव्ड हैं, जो उसको लगता है मुझे है ऐसी, है ना। और ये सारा काम वो कैसे करती हैं भाई? ये सारा काम वो करती हैं थ्रोइंग इंटरनेशनल लॉज एंड द आइडियाज ऑफ सॉवरेनिटी टू द विंड। ये बीच का मैं छोड़ रहा हूँ। ये सारा काम वो करती हैं थ्रो करके यानी फेंक करके इंटरनेशनल लॉ को और सोवेनिटी के आइडिया को, आज़ादी के आइडिया को, संप्रभुता के ख्याल को टू द विंड। थ्रो समथिंग टू द विंड का मतलब होता है किसी चीज़ को दरकिनार कर देना, किसी चीज़ को फेंक देना, है ना, मतलब उसकी आपको ज़रूरत नहीं है। समझ पाए? थ्रो समथिंग टू द विंड। ये बीच की चीज़ क्या है? ये एडिशनल इंफॉर्मेशन है। कह रहा है जी ये वो सोवेनिटी और इंटरनेशनल लॉज हैं, द बेडरॉक ऑफ इंटरनेशनल सिस्टम, जो बेडरॉक हैं, कॉर्नर स्टोन है, फाउंडेशन है पूरे इंटरनेशनल सिस्टम के। चलिए, और ये काम ये करती हैं देयर बाय रिस्किंग अ वाइडर ऑल आउट वॉर। इस प्रकार से रिस्क करते हुए, जोखिम उठाते हुए एक और बड़ी ऑल आउट वॉर का। सेंटेंस थोड़ा लंबा है लेकिन इसके पार्ट्स बहुत सारे हैं, पुर्जा पुर्जा पकड़ लोगे तो बड़ा आसानी से समझ में आ जाएगा। दिस की वॉब इज है तो समझ ही गए आप, दिस इज अ केस ऑफ क्लासिकल एनार्की, है ना। कंट्रीज की वॉब है आर टेकिंग, ये भी आप समझ गए, कंट्रीज ले रही हैं यूनिलैटरल मिलिट्री जो है मेजर्स को। और ये ले क्यों रही है? अपने सिक्योरिटी चैलेंजेस को हल करने के लिए, सॉल्यूशन लाने के लिए। और ये लेते हुए दो काम कर रही हैं। पहला काम कर रही हैं इंटरनेशनल लॉज और आइडियाज़ ऑफ सॉवरेनिटी को टू द विंड फेंकने का, थ्रो करने का। इन दोनों ख्यालों का बिल्कुल भी तवज्जो ना देने का कि किसका इंटरनेशनल लॉ है और कौन सी सॉवरेनिटी है, हमें कोई मतलब नहीं है। और दूसरा काम ये कर रही हैं रिस्क करते हुए एक ऑल आउट वॉर को। दोनों जो साइमल्टेनियस काम है उनको वर्ब के आईएनजी फॉर्म से कोमा लगा करके कोमा के बाद लिखा गया है। अब स्ट्रक्चर मेरे ख्याल समझ में आ गई होगी। देर बाई का मतलब होता है इस प्रकार से, बेडरॉक आप समझते हैं किसी भी चीज़ का फाउंडेशन। चलिए आगे बढ़े। अब ये टू द विंड जो है एक फ्रेज अंग्रेजी में, ये फ्रेज बना है टू द फोर विंड से। अगर किसी चीज़ को फोर विंड्स में फेंक रहे हो, किसी चीज़ टू द फोर विंड कर रहे हो, तो इसका मतलब है टू एवरी डायरेक्शन। भाई चार ही डायरेक्शन है ना भाई, पूरब गए, ईस्ट गए, पश्चिम गए, वेस्ट गए, नॉर्थ गए, साउथ गए, चार डायरेक्शन में चार विंड्स हैं। अगर कोई चीज़ चार विंड्स में जा रही है तो चारों दिशाओं में जा रही है। इसी से फ्रेज बनता है टू बी स्कैटर्ड इन फोर विंड्स, फैला हुआ होना चार दिशाओं में, या फिर टू बी स्कैटर्ड या स्प्रेड एवरीवेयर। ठीक है, स्कैटर्ड का मतलब समझते हो ना, फैला हुआ होना। अगर आप बोल रहे हो कि इस आदमी की ख्याति जो है, इसका नाम जो है हर तरफ फैला हुआ है, तो आप बोल सकते हो हिज रेपुटेशन इज स्कैटर्ड इन फोर विंड्स। समझ पाए मेरी बात को? उसकी रेपुटेशन फैली हुई है, स्कैटर्ड है या स्प्रेड है फोर विंड्स में या हर दिशा में। तो ऐसे ये फ्रेज अंग्रेजी में बनता है। और वहीं से आप अंग्रेजी में फ्रेज बनाते हो थ्रो समथिंग टू द फोर विंड्स। फोर यहाँ पे ऑप्शनल है, रखना चाहो तो रख सकते हो, नहीं तो सीधे विंड भी लिख सकते हो।
जो कि यहाँ भी लिखा हुआ है, इट इज़ थ्रोइंग द आइडिया ऑफ इंटरनेशनल लॉज एंड सोवेनिटी टू द विंड। तो ये टू द विंड फ्रेज जो है यहाँ से बना है। थ्रो समथिंग टू द विंड मतलब किसी भी चीज़ को चारों दिशाओं में फेंकना, या फिर टू डिसरिगार्ड समथिंग। भैया आपको कोई चीज़ मिली और आपने उठा के उसको चारों तरफ से फैला दिया, फेंक दिया, मुझे नहीं चाहिए, टू यू थ्रो समथिंग टू द विंड। और वहीं से फ्रेज बनता है टू थ्रो कॉशन टू द विंड। कॉशन मतलब सावधानी, अगर सावधानी को आप चार दिशाओं में फेंक रहे हो तो मतलब टू बिकम रैकलेस या केयरलेस। अगर आपके पास गाड़ी है बहुत बढ़िया वाली जो 180 या 200 पे भागती है और आप 200 पे उसको भगाने लग रहे हो, तो यू हैव थ्रोन कॉशन टू द विंड, आप बहुत रैकलेस या केयरलेस हो गए हो। चलो, कोशिश ये रहती है मेरी कि जैसे ये फ्रेज बने हैं, अंग्रेजों ने बनाए हैं, उसी तरीके से आपको बताया जाए। कुछ बच्चों को थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लग सकता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में याद रखने के लिए यही तरीका सबसे अच्छा है ना। अंग्रेजों की तरह ही सोचो जैसे उन्होंने भाषा को बनाया, डेवलप किया है। कह रहे जी, जस्ट वीक्स बिफोर द October 7 अटैक, Jake Sullivan, the US National Security Advisor, had said the Middle East is quieter today than it has been in 2 decades। कह रहा है जी, कुछ हफ्ते पहले ही अक्टूबर 7 के अटैक के जो हमास ने किया था इसराइल पे, जो जेक सुलिवन हैं, अमेरिका के NSA हैं, नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र हैं, वो ऐसा कह चुके थे कि जो मिडल ईस्ट है वो बहुत ज़्यादा क्वाइटर है। क्वाइट की कंपैरेटिव डिग्री है, क्वाइट मतलब शांत, क्वाइटर मतलब ज़्यादा शांत। मिडल ईस्ट ज़्यादा शांत है आज बजाय जो ये रहा है पिछले 2 डेकेड्स में, पिछले 20 सालों में। ऐसा जेक सुलिवन का कहना था। ठीक है, जेक सुलिवन जो है इनकी वो है हेड सेड। अक्टूबर 7 के अटैक से पहले कह चुके थे, इसलिए पास परफेक्ट टेंस का इस्तेमाल किया जा रहा है। याद रखें, जब भी देन का इस्तेमाल कर रहे हैं कंपैरिजन के लिए तो कंपैरेटिव डिग्री का ही इस्तेमाल करें। कंपैरेटिव डिग्री आई तब देन का इस्तेमाल होना ज़रूरी नहीं है। मान लीजिए सेंटेंस इतना ही होता, मिडल ईस्ट इज़ क्वाइटर, और ये आगे का मैं निकाल दूं। ठीक है, ये सेंटेंस सही है, मिडल ईस्ट इज क्वाइटर। क्वाइटर किससे ज़्यादा क्वाइट, वो आपने रेफरेंस दिया होगा किसी और सेंटेंस में, आगे या पीछे, वो चलता है। लेकिन जब देन लगाया है तब यहाँ पे क्वाइटर का आना जरूरी हो जाएगा, क्वाइट से काम नहीं चलेगा। कंपैरिजन के लिए देन नाम की कंजंक्शन जब भी लगेगी अंग्रेजी में, वो अपने पहले कंपैरेटिव डिग्री को जरूर लेगी। चलिए, आज के क्विज में इसी कॉन्सेप्ट को आपसे मैंने क्वेश्चन बना के पूछा है। कह रहा था, Abraham Accords were on a strong footing and Saudi Arabia and Israel were moving closer towards normalization। जो अब्राहम अकॉर्ड्स हैं, अब्राहम अकॉर्ड्स क्या हैं? 3 अब्राहमिक रिलीजन्स हैं भाई, एक तो क्रिश्चियनिटी, दूसरा इस्लाम और तीसरा है जुडाइज़म, जिसको आप ज्यूज बोलते हैं ना, यहूदियों का। ये तीनों अब्राहमिक रिलीजन है, और अब्राहम अकॉर्ड्स का मतलब है वो अकॉर्ड्स, वो संधियाँ जो इन तीनों रिलीजन्स के कंट्रीज़ के बीच में हो रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप ने इनको करवाया था। इसराइल के साथ में सऊदी अरेबिया का, कतर का, ईरान का, है ना, सबका समझौता करवाने की कोशिश कर रहा था डोनाल्ड ट्रंप। तो कह रहे जो अब्राहमिक अकॉर्ड्स हैं, तीनों तरह के रिलीजन्स के बीच के जो संधियां हैं या जो पैक्ट्स हैं, कह रहे वो स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे थे, बहुत मजबूत कदमों से चल रहे थे आगे। स्ट्रॉन्ग यानी मजबूत, फुटिंग यानी कदम। और सऊदी अरेबिया और इसराइल जो है वो बहुत नज़दीक थे या मूव क्लोजर कर रहे थे अपने रिश्तों को नॉर्मलाइज करने की तरफ। समझ गए? स्ट्रॉन्ग फुटिंग देख लेना, मजबूत पोजीशन को बोलते हैं, सॉलिड ग्राउंड को बोलते हैं। कह रहा और क्या हुआ? इराक हैड बिकम क्वाइटर, गल्फ अरब्स एंड ईरान हैड रीच्ड अ रेप्रोचेमॉन। कह रहा है इराक जो है क्वाइट हो चुका था, इराक में शांति हो चुकी थी, और गल्फ में जो अरब बैठे हैं, ये सऊदी वाले, ये यूएई वाले, ये सारे के सारे अरब्स और ईरान जो हैं वो एक रेप्रोचेमॉन पे पहुंच चुके थे। इनके बीच का झगड़ा भी ऑलमोस्ट ख़त्म हो चुका था। रेप्रोचेमॉन आप समझते हैं, हार्मनी। गल्फ जो है ये सब के सब सुन्नी है। ईरान जो है शिया मेजॉरिटी है, दुनिया का अकेला शिया मेजॉरिटी कंट्री है, तो सुन्नी शिया का भी झगड़ा चलता है इनके। तो ईरान और अरब का भी आपस में झगड़ा जो है धीरे धीरे ख़त्म हो रहा था। कह रहा है एंड सीज फायर वॉज होल्डिंग इन यमन, और यमन में एक सीज फायर चल रही थी। हाउथी रिबेल्स पे भी सऊदी अरेबिया ने हमला करना बंद कर रखा था। चलिए, सिंपल सेंटेंसेज हैं, सब्जेक्ट वो आपने देख लिए होंगे। देखो, एक क्वाइटर है, इसको बिना देन के यूज़ किया गया है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन जब देन लग जाए तब फिर क्वाइटर का आना जरूरी हो जाता है, फिर यहाँ क्वाइट से काम नहीं चला पाएंगे, है ना। कह रहा है मोस्ट ऑफ दीज चेंजेस हाउएवर इग्नोर द ओल्डेस्ट क्राइसिस इन द रीजन। कह रहा है लेकिन ये जो सारे चेंजेस हैं, इन्होंने इग्नोर किया सबसे पुराने क्राइसिस को इस रीजन में। सब कुछ अच्छा अच्छा हो रहा था, सब झगड़े सुलझा रहे थे, लेकिन झगड़ों को सुलझा रहे थे सबसे पुराने इशू को ताक पे रख के। और वो इशू क्या है जी? इजराइल्स कंटिन्यूइंग ऑक्यूपेशन ऑफ पैलेस्टीनियन टेरिटरीज
इजराइल का लगातार बना हुआ कब्जा 70 सालों से पैलेस्तीन पे। इसी ओल्डेस्ट क्राइसिस की वजह से मिडिल ईस्ट में और ये वेस्ट एशिया में हमेशा वॉर होती है। तो इस बार झगड़े सुलझ रहे थे, लेकिन इस क्राइसिस को, इस मुद्दे को सुलझाने की किसी ने कोशिश नहीं की। मोस्ट ऑफ दीज चैलेंजेस की वॉर बाय इग्नोर्ड। करेक्ट द October 7 Hamas attack and Israel's subsequent vengeful offensive in Gaza have not only brought Palestine back to the center of West Asia but also lit fires। कह रहा है फिर वही हुआ, जब इस मुद्दे पे कोई ध्यान नहीं दे रहा था तो अक्टूबर 7 का जो हमास का अटैक है और फिर उसके बाद में इजराइल का जो बाद में आने वाला सब्सिक्वेंट वेंजफुल ऑफेंसिव है। ऑफेंसिव यानी हमला, वेंजफुल यानी रिवेंजफुल, बदले वाला। तो इस हमास का हमला और फिर सामने से इजराइल का जो बदले का हमला है गाजा में, इसने ना केवल लेकर के आया है, ब्रिंग किया है इस भूले हुए पैलेस्टाइन मुद्दे को सबसे वेस्ट एशिया के सेंटर पे, सबसे आगे, बल्कि इसने लिट किया है फायर्स को, इसने लाइट किया है कई आगों को, अग्नियों को, ट्रिगरिंग परहैप्स, ट्रिगर करते हुए परहैप्स शायद द डीपेस्ट सिक्योरिटी क्राइसिस इन रीजन सिंस 1967, सबसे ज़्यादा गहरे सिक्योरिटी क्राइसिस को इस पूरे रीजन में सन 1967 से। तो जिस इश्यू को आप भूल रहे थे जानबूझ करके, उसी इश्यू की वजह से सारे झगड़े फिर से शुरू हो गए। हमास अटैक की वर्ब है और ऑफेंसिव की वर्ब है हैव ब्रॉट और हैव लिट। दोनों वर्ब्स जुड़ी हुई हैं नॉट ओनली बट ऑल्सो नाम की कंजंक्शन से। नॉट ओनली बट ऑल्सो का मतलब होता है एक ही तरह के वर्ड्स को कनेक्ट करना। यहाँ पे नॉट ओनली ने ब्रॉट नाम की वर्ब को कनेक्ट किया, यहाँ पे बट ऑल्सो लिट नाम की वर्ब को कनेक्ट कर रहा है। ठीक है, तो नाउन को नाउन से, एडजेक्टिव को एडजेक्टिव से, एडवर्ब को एडवर्ब से, वर्ब को वर्ब से ही कनेक्ट करवाना है, नॉट ओनली बट ऑल्सो को। चलिए, आज के क्विज में ये कॉन्सेप्ट भी मैंने आपको करवाया हुआ है कई बार, आज क्वेश्चंस नहीं करवा रहा हूँ, सीधे आपसे क्विज में पूछ रहा हूँ। वेंजफुल यानी रिवेंजफुल, अवेंजफुल, रिटेलिएटरी, बदले वाला। आगे करा द इन्वॉल्वमेंट ऑफ नॉन स्टेट एक्टर्स एंड एब्सेंस ऑफ एन ऑफ रैम्प कॉम्प्लिकेट मैटर्स। कह रहा है इसके ऊपर इन्वॉल्वमेंट है कई नॉन स्टेट एक्टर्स की। नॉन स्टेट एक्टर्स कौन है भाई? ईरान सीधे हमला नहीं कर रहा, हाउथी रिबेल्स के हाथों हमला करवा रहा है, तो हाउथी जो है नॉन स्टेट एक्टर्स बन जाएंगे, प्रॉक्सी बन जाएंगे। कह रहा है इन्वॉल्वमेंट जो है इस तरीके से टेररिस्ट ग्रुप्स की, प्रॉक्सी ग्रुप्स की, और जो एब्सेंस है, ना मौजूदगी है एक ऑफ रैम्प की। रैम्प पे सब चीज़ें फिसलती हैं, ऑफ रैम्प होता है किसी भी रैम्प से निकलने का रास्ता, किसी भी सिचुएशन से बाहर निकलने का ऑल्टरनेटिव रूट। तो कह रहा है किसी ऑल्टरनेटिव जो है डिटोर की या उसकी एब्सेंस की वजह से ये दोनों चीज़ों ने कॉम्प्लिकेट कर दिया है मैटर्स को। जो भी इस वॉर में कूद गया वो कूद गया, अब उसको बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है, कोई ऑफ रैम्प उसको नहीं मिल रहा। इन्वॉल्वमेंट और एब्सेंस दोनों की वर्ब है कॉम्प्लिकेट, कॉम्प्लिकेट करना, चीज़ों को पेचीदा या जटिल बनाना। कह रहा है आफ्टर 100 डेज ऑफ वॉर विद हमास इजराइल हैज़ अचीव लिटिल इन गाजा। कह रहा है 100 दिनों की वॉर में हमास के साथ इजराइल ने अचीव किया है ना के बराबर ही गाजा में, ज़्यादा कुछ इजराइल को नहीं मिला है। द हाउथीज, अ मिलिशिया दैट सर्वाइव्ड 7 years ऑफ सऊदी बॉम्बिंग, आर अनलाइकली टू बी डिटर्ड बाय अमेरिकाज अटैक्स स्ट्राइक्स। कह रहा है फिर यमन में जो हाउथी हैं, जो एक मिलिशिया है, जो एक टेररिस्ट ग्रुप है, जिन्होंने सर्वाइव किया है इजराइल की बॉम्बिंग को 7 सालों से, वो भी अनलाइकली हैं, वो भी संभावित नहीं है, पोटेंशियल नहीं है उनमें कि वो डिटर होंगे या रुकेंगे अमेरिका के हमलों से। 7 साल से सऊदी अरेबिया को झेला है तो 2 महीने अमेरिका को भी झेल लेंगे, इनको भी ज़्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ा। कह रहा है इवन दो ईरान वॉन्ट्स टू शोकेस स्ट्रेंथ एंड बोल्डनेस, इट कैन नॉट मास्क इट्स इनहेरेंट वीकनेस। और कह रहा है यहाँ तक कि जबकि ईरान चाहता है, वॉन्ट करता है कि वो शोकेस करे, डिमॉन्स्ट्रेट करे, शो करे अपनी स्ट्रेंथ और बोल्डनेस को, अपनी मजबूती और बोल्डनेस को, ये फिर भी मास्क नहीं कर सकता, फिर भी छुपा नहीं सकता अपने अंदर की कमियों को, इनहेरेंट वीकनेसेस को। इनहेरेंट मतलब अंदर का, इंटीग्रल है जो आपके अंदर बसा हुआ है, वीकनेस यानी कमजोरी। विच ऑल्सो मेक्स इट अनप्रिडिक्टेबल, जो चीज़ इसको अनप्रिडिक्टेबल भी बनाती है, ईरान को अपने आप में एक है ना सिरफिरा कंट्री भी बनाती है। इनहेरेंट वीकनेस क्या है ईरान की? तेल बहुत है लेकिन दुनिया बेचने नहीं देती, और अंदर की जो पब्लिक है वो ईरान की है ना लॉन्ग टर्म जो इनकी रिजीम है, जो गवर्नमेंट है, उससे परेशान है। वो खमनाई, अब्दुल्ला खमनाई क्या बैठा है वो वहाँ पे, काफ़ी टाइम से बैठे हैं और पब्लिक उसको प्रोटेस्ट कर रही है। तो इसके अंदर की वीकनेस तो यही है कि गरीब देश होता जा रहा है ईरान। कब तक ईरान जो है मतलब अपनी वीकनेस को छुपा पाएगा? ईरान की वर्ब है वॉन्ट्स, इट की वर्ब है कैन नॉट मास्क, है ना, कैन नॉट मास्क। कह रहा जी द ओल्ड ऑर्डर एंकर्ड बाय अमेरिकाज डोमिनेटिंग रीजनल प्रेजेंस इज इन टैटर्स। कह रहे जो पुराना ऑर्डर है, सिस्टम है, जो एंकर्ड था, जो फिक्स्ड था, स्टेबल था, अमेरिका की मजबूत रीजनल प्रेजेंस की वजह से, डोमिनेटिंग क्षेत्रीय प्रेजेंस की वजह से, वो भी टैटर्स में है, वो भी चीर फाड़ हो गया उसका। टैटर्स क्या होता है? चिथड़े चिथड़े हो जाता है ना कपड़े के, जब उसको फाड़ के आप उसका पोचा वोचा बना देते हो,
है ना। तो अमेरिका वाला वो सिस्टम भी पोचा पोचा हो गया है, लीर लीर हो गया है सारा सिस्टम जो है, उसको कोई मानता नहीं है। चलिए, अमेरिका के ओल्ड ऑर्डर की वर्ब है इस इन टैटर्स होना, चिथड़े चिथड़े होना किसी चीज़ के। डोमिनेटिंग मतलब बहुत ही डोमिनेशन वाला। एंकर्ड यानी कि स्टेबलाइज या फिक्स्ड। कह रहा है व्हाट वेस्ट एशिया नीड्स इज अ सिक्योरिटी इक्विलिब्रियम। वो चीज़ जो वेस्ट एशिया चाहता है वो है एक नया सिक्योरिटी इक्विलिब्रियम। ठीक है, वेस्ट एशिया की वर्ब है नीड्स, और व्हाट वेस्ट एशिया नीड्स इस पूरे फ्रेज की जो है क्लोज की वर्ब है इज। व्हाट से, वाई से, वेयर से, हाउ से शुरू होने वाली क्लोज अपनी खुद की वर्ब अलग से लेते हैं। कह रहे देयर हैज़ टू बी एन इमीडिएट सीज फायर इन गाजा। कह रहे जी होना ही चाहिए, देयर हैज़ टू बी एक फटाफट से सीज फायर या शांति गाजा में। एंड पीस बिटवीन इसराइल एंड पैलेस्टीनियंस कुड बी यूज्ड, और जो फिर पीस आएगी उससे इसराइल और पैलेस्टीनियों के बीच में उसको इस्तेमाल किया जा सकेगा एज अ स्प्रिंग बोर्ड फॉर फर्दर टॉक्स। एक स्प्रिंग बोर्ड के तौर पे, एक प्लेटफॉर्म के तौर पे, एक लॉन्च पैड के तौर पे आगे की बातचीत का। और बातचीत कौन सी है? एम्ड एट रीजनल सिक्योरिटी बिटवीन द मेन स्टेक होल्डर्स। ये सारी वो बातचीत होगी जो एम्ड एट होगी, जिसका ऑब्जेक्टिव होगा रीजनल सिक्योरिटी लाना सभी स्टेक होल्डर्स के बीच में, जो मेन स्टेक होल्डर्स हैं इस पूरी वॉर में। और ये हैं सारे स्टेक होल्डर्स। इसराइल है, अरब नेशंस हैं, ईरान है, अमेरिका है, इनके दोस्त हैं और इनके प्रॉक्सीज हैं। ठीक है, तो ये जब वॉर तभी खत्म होगी जब इसराइल और गाजा में पीस होगा, सीज फायर होगा। चलिए, सीज फायर की वर्ब है हैज़, क्लोज देर से शुरू हुआ इसलिए वर्ब को सब्जेक्ट से पहले रखा गया है। पीस की वर्ब है कुड बी यूज्ड। प्रॉक्सी आप समझते हैं, एक ऐसा टेररिस्ट ग्रुप जो किसी दूसरे कंट्री से सपोर्टेड होता है ना, चोरी छुपे सपोर्टेड होता है। चलिए रैप अप करेंगे सेशन को। स्प्रिंग बोर्ड का मतलब होता है लॉन्च पैड या प्लेटफॉर्म, वो वाला बोर्ड जिस पे स्प्रिंग लगा होता है और स्प्रिंग पे पांव रख करके आप जो है आगे की छलांग लेते हैं, वो कहलाता है स्प्रिंग बोर्ड। चलिए स्क्विज पे आते हैं अपने। थोड़ा सा लंबा था आज आर्टिकल, है ना। इनमें से कौन सा इवेंट वो नहीं है जो इस पूरे वेस्ट एशिया क्राइसिस को खराब बना रहा है? 4 इवेंट मैंने आपके सामने लिखे हैं, मुझे ये बता दो कौन सी घटना का वेस्ट एशिया में जो झगड़ा चल रहा है उससे कोई सीधा सीधा कनेक्शन नहीं बैठ रहा। चारों आंसर पढ़ेंगे, ऑप्शंस को पढ़ेंगे और अपना आंसर चूज करेंगे। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, प्रीलिम्स लेवल का। फर्स्ट कमेंट में मैंने इसका आंसर डाल दिया है। दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा चारों वोकैब के क्वेश्चंस हैं। मेरे ख्याल से सब के सब सही होंगे आपके। अच्छे से वोकैब आज आपको करवाई है ना। 6वें, 7वें, 8वें में 3 एरर्स मिलेंगी। जो कॉन्सेप्ट करवाए उन्हीं पे बेस्ड है, और जो मैंने वर्ड्स को डार्क किया है ना, बोल्ड, इनके आसपास ही आपको वो एरर्स मिल सकती हैं। शी के आसपास, बट ऑल्सो के आसपास, या फुलफिलिंग के आसपास। तो कोशिश करो ढूंढने की। आंसर्स आर इन द कमेंट सेक्शन। चेक करके बताओ आउट ऑफ 8 कितने मार्क्स मिले। जो बच्चे क्लास को लास्ट तक देखते हैं ज़रूर से बताया करो अपने मार्क्स, ताकि मुझे भी पता लगे कितने बच्चे लास्ट तक मेहनत कर रहे हैं। अगली क्लास में आपसे लेंगे मुलाकात।